हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण। हिंदी मीडियम में हम लोग इस वीडियो को करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन जैसे ही आपको आए तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो अम्ल, क्षार और लवण, क्लास 10th विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले जो अम्ल और क्षार की परिभाषा है और इनके गुण के बारे में हम बात करेंगे। अब एरोनिस जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग जो है वो बोलते हुए पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब देखिए, जलीय विलयन का मतलब क्या है। यहाँ पर जलीय विलयन का मतलब है अगर आप किसी भी चीज को पानी के अंदर घोल देते हैं, जल के अंदर घोल देते हैं, अगर वो H+ आयन देंगे तो वो क्या होंगे, अम्ल होंगे, और जो OH नेगेटिव आयन देंगे तो वो क्षार कहलाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अम्ल है उनकी है H+ आयन, और जो आपके क्षार है वो है OH नेगेटिव आयन। अब ब्रास्टेंट और लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता अम्ल तथा प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। अब दाता का मतलब होता है, प्रोटॉन दाता का मतलब होता है जो देने वाला है, प्रोटॉन H+। तो जो H+ आयन देगा, H+ आयन को ही हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, तो जो प्रोटॉन देगा उसे हम लोग अम्ल बोलेंगे। और जो प्रोटॉन ग्राही है, ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला, जो प्रोटॉन को ले लेता है, मतलब जो H+ आयन को ग्रहण कर लेता है, उसको हम बोलेंगे क्षार। तो उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी कि अगर आपके पास जो अम्ल होंगे वो स्वाद में खट्टे होंगे और नीले लिटमस को लाल कर देंगे। तो याद करने का तरीका देखे हैं हम लोग, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। बेस का मतलब होता है क्षार। तो जो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे वो हमारे पास क्या होंगे, क्षार होंगे, मतलब बेस होंगे। अगली बात करते हैं क्षारकों के बारे में। तो जो क्षारक होते हैं वो आपके पास, क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस को लाल और क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है तथा संगत लवण बनता है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि प्रॉपर्टी की, एसिड की प्रॉपर्टी की, तो एसिड अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जो अम्ल है वो अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एक क्या बनेगा, लवण बनेगा। अब देखिए, जो आपकी धातु है, धातु जो है वो हमेशा कैसी होती है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय होती है। तो क्षार और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो इसी तरह अगर अम्ल और धातु जो है आपस में अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। आप बोलते हैं किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है तथा एक लवण बनता है जिसमें स्थित ऋणायन में धातु तथा ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। अब देखिए, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास जैसे Zn जिंक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम बनेगा। अब सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, Na2ZnO2। तो ये सोडियम जिंकेट है प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद अगली अभिक्रिया की बात करते हैं, उदासीन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अम्ल और क्षारक परस्पर मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यह जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का कोई उदाहरण लिखने के लिए आएगा तो भी आप ये एग्जांपल लिखेंगे, और अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल आएगा तो भी आप ये रिएक्शन लिखेंगे। अब देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और जो क्षार हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक आपके पास क्या है, क्षार है, और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके पास क्या है, एक एसिड है। तो अम्ल और क्षार ने आपस में रिएक्ट किया तो ये क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, आपके पास एक क्या है, लवण है, प्लस H2O वाटर। तो आपने याद रखना है, जब कभी भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल निकलेगा प्लस एक लवण आपका निकलेगा। अगली बात करते हैं धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति। अब जो धातु के ऑक्साइड का मतलब यह है, धातु जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, धातु ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो जो भी आपके पास लवण बनेगा या जो भी आपके पास कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड की प्रकृति किस तरह की होती है। तो चलिए बात करते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। देखिए, हमें पता है जो धातु है वो वैसे ही क्षारीय होता है, तो अगर ये ऑक्साइड बनाएगा तो वो भी कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। अतः ये अम्लों से अभिक्रिया
करके लवण और जल बनाते हैं। अब अगला बोल रहे हैं धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अतः ये क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अब देखिए दो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मेटल के ऑक्साइड हैं मतलब जो धातुओं के ऑक्साइड हैं वो क्षार के साथ क्षारीय होते हैं और अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, और जो अधातु हैं वो ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। तो ये आपने दो चीजें याद रखनी है। अगला बोल रहे हैं अम्ल क्षारक तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज हमें बोल रहे हैं अम्ल क्षारक तथा लवण के जलीय विलयन जो है वो विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके विलयन में मुक्त आयन होते हैं जिसके कारण विद्युत का प्रवाह होता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे, अगर आप उसको वाटर में सोल्यूबल करेंगे मतलब पानी में घोल देंगे, जल में घोल देंगे, तो जल में घोलने के बाद उसके जो फ्री आयन होते हैं उन फ्री आयन की वजह से जो है उसमें से विद्युत का प्रवाह होता है। अगला बोलता है लवण के क्रिस्टल में कभी कभी क्रिस्टलीय जल भी उपस्थित होता है। तो आपके पास एक ये क्वेश्चन आ जाता है, क्रिस्टलीय जल से आप क्या समझते हैं? तो क्रिस्टलीय जल का मतलब होता है जब कोई भी आपका लवण होता है उस लवण के साथ जो जल के अणु जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। जैसे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसके साथ 10 मॉलिक्यूल आपके वाटर के हैं। ऐसे आप जिप्सम का एक एग्जांपल ले सकते हैं, तो वहां पर भी आपके पास हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसके साथ जुड़ा होता है, तो वो भी एक आपका क्रिस्टल जल का उदाहरण है। अगली इंपॉर्टेंट बात है तनुकरणीय। तो तनुकरण से क्या बोलते हैं, अम्ल या क्षारीय विलयन में जल मिलाने पर H3O या फिर OH नेगेटिव आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरणीय कहते हैं। तो आप तनुकरणीय की डेफिनेशन यही याद करेंगे, जो अम्लीय है या जो क्षारीय है, आप इसे क्षारीय को यहाँ से हटा भी सकते हैं। अम्लीय विलयन में जल मिलाने पर H3O या फिर OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को तनुकरणीय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जब हम लोग अम्ल का तनुकरणीय करते हैं तो उसमें हम लोग पानी में जल डालते हैं, पानी मतलब जल में हम लोग अम्ल डालते हैं या फिर अम्ल में जल डालते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग अम्लों का तनुकरण करेंगे मतलब अम्लों को तनु बनाएंगे तो हमेशा पानी के अंदर ही हम लोग अम्ल डालते हैं, पानी के अंदर ही हम लोग एसिड डालते हैं। अब पानी के अंदर एसिड क्यों डालते हैं? क्योंकि ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें बहुत जो अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ऊष्मा निकलती है। तो अगर हम लोग एसिड के अंदर मतलब अम्ल के अंदर जल डालेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो ऊष्मा निकलेगी वो हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका एसिड है, जो आपका अम्ल है, वो आपके ऊपर भी गिर सकता है। तो इसलिए जब कभी हम तनुकरण करते हैं तो हमेशा पानी के अंदर अम्ल को मिलाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगली बात करते हैं पीएच स्केल। अब देखिए पीएच स्केल की बात करें तो अम्लों या क्षारों की प्रबलता की जांच पीएच स्केल, जिसको जो पीएच स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक होती है, के उपयोग से करते हैं, जो कि विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता का माप होता है। तो जो पीएच स्केल है वो बेसिकली है क्या, आपका जो विलयन है उसमें H+ आयन कितने हैं तो उस चीज पे डिपेंड करता है। अब जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणायन एल्गोरिथम पीएच कहलाता है। तो अगर आप लोग और शॉर्ट में इसको याद करना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ का ऋणायन एल्गोरिथम पीएच स्केल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए उससे पहले हम लोग उदासीन विलयन करें तो पीएच स्केल की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं इसमें पीएच स्केल की क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप इसमें एक कर सकते हैं कि जो आपका जो पाचन तंत्र है उसमें पीएच स्केल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपके जितने भी जो आप खाना खाते हैं वो उसके पाचन में आपके एसिड का जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही बोलते हैं। हमारा अमाशय में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है या बहुत सारे एसिड्स और निकलते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने के लिए वो हेल्प करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका माउथ है, जो आपके दांत हैं, आपके दांतों में जो सड़न है वो भी पीएच स्केल की वजह से होती है। तीसरी चीज़, जब आपको एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ इन सारी चीज़ों में हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए पीएच की जो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंस है। अगली बात करते हैं उदासीन विलयन। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो 7 होता है। तो याद रख रहे हैं जितनी भी चीज़ें हैं जो उदासीन है, जो ना तो अम्लीय हैं ना क्षारीय हैं, तो उनका पीएच जो वैल्यू है वो 7 रहेगी।
जबकि अम्लीय विलेन का पीएच मान 7 से कम रहेगा। 7 से कम का मतलब 6.5 से लेके 0 से लेके 6.5 तक रहेगा। और याद रखना है 0 मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और जिसका 6.5 रहेगा वो उतना ही वीक एसिड रहेगा। तो कम तथा क्षारीय विलेन का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक रहता है। 7 से लेके 14 तक ये लेवल रहता है। जो 14 वाला जो आपका क्षार रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार रहेगा। विभिन्न प्रकार के लवणों के विलेन का पीएच मान भी भिन्न भिन्न होता है, जो कि उस अम्ल तथा क्षारक पर निर्भर करता है जिसके वह लवण बना है। अब जैसे बोलते हैं प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण के विलेन का पीएच मान 7 होगा। ये याद रखना है। देखिए अगर एक प्रबल मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलेगा तो जो भी लवण आपके पास बनेगा, जो भी आपके पास सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल रहेगा। उस दूसरी तरफ वो बोलता है अतः विलेन उदासीन होता है। इसी प्रकार प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। अब देखिए अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो कमजोर है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो भी लवण बनेगा, जो भी आपका सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा और उसकी वैल्यू जो रहेगी वो 7 से कम रहेगी। इसी तरह अगर दुर्बल जो अम्ल है वो दुर्बल है और क्षार जो है प्रबल है, तो उससे जो लवण बनेगा वो रहेगा क्षारीय। क्षारीय मतलब उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 7 से ज़्यादा रहेगी। चलिए अगली बात करते हैं अम्ल के प्रकार। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो अम्ल है वो प्रबल है या फिर दुर्बल है? तो विलेन में अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले प्रबल अम्ल होते हैं और कम H+ आयन देने वाले को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। अम्लों के समान ही क्षारक भी प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होते हैं। तो अम्ल के लिए अगर आप क्षारक के लिए आप देखेंगे तो आपके पास OH नेगेटिव आयन होंगे और अम्ल के देखेंगे तो H+ आयन। तो जो अम्ल ज़्यादा H+ आयन देगा और जितना इजीली H+ आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो अम्ल होगा। उसी तरह जो क्षारक की बात करेंगे वो अगर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा देगा और जल्दी देगा तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? क्षारक होगा। अगली बात करते हैं अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। बोलते हैं वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ऐसे जल में जीवों का जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि अम्लीय वर्षा बनती कैसे है, किस तरह से होती है, तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही जहाँ पर कारखाने वगैरह होते हैं या जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो ऊपर जाकर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं H2O प्लस SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2O पानी आपस में रिएक्शन करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं H2SO4। उसी तरह आपका नाइट्रिक एसिड भी बन जाता है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये जब पानी जो बारिश का पानी उसके साथ मिलकर जब नीचे ज़मीन पर आता है तो इस तरह की बारिश को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। और इस वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, आपके जो ताजमहल है, ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है। वो किस वजह से पीला पड़ रहा था? वो वहाँ पर होने वाली अम्लीय वर्षा की वजह से पीला पड़ रहा था। तो वहाँ के जो आसपास में जो कारखाने थे उन कारखानों से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती थी तो ऊपर जाके वो रिएक्शन करती थी, वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो जब संगमरमर पर पड़ता था तो उसका रंग पीला हो रहा था। तो इसी वजह से जो यूपी गवर्नमेंट है उसने आगरा के आसपास के जितने भी कारखाने हैं उन कारखानों को वहाँ से हटा दिया था। तो ये एक अम्लीय वर्षा है। इस पर छोटा सा नोट आपको कई बार आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले यौगिक। कौन कौन से यौगिक हैं जो हमें यूज़ आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी करेंगे कि किस तरह से इनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको वो हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। अगला आपके पास धवन सोडा या धोने का सोडा, इसको सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये हमारे पास है धवन सोडा। उसके बाद आपके पास विरंजक चूर्ण जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। इसके बाद आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट जो है कंपाउंड हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे है, मतलब इसको किस तरह से बनाया जाता है लैब में और इनके यूज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड और जली विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर। अब इसमें एक आपके पास है
जो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl को अगर हम लोग उसको पानी में घोलने के बाद उसमें से अगर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब उसका विद्युत अपघटन करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक एनोड और एक कैथोड। तो कैथोड पे आपके पास सोडियम आएगा क्योंकि कैथोड है नेगेटिव, और एनोड पर जो है वो Cl2 गैस बनती है। तो ये आपके हैं दैनिक प्रयोग में आने वाले जो है। एक इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी हमने कर लेना है। NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो कास्टिक सोडा भी है, एक इम्पॉर्टेंट आपका कंपाउंड है जो हमने इस चैप्टर में करना है। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे विरंजक चूर्ण की। तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को वस्त्रों आदि के विरंजक मतलब रंग उड़ाना और पीने के जल को रोगाणुमुक्त करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखना है, जो आपका विरंजक चूर्ण है इसका काम क्या है, एक तो जो आपके कपड़े वगैरह हैं उनका रंग उड़ाने के लिए, और जो पीने वाला पानी है उसमें रोगाणु मुक्त करने के लिए। अब ये रोगाणु मुक्त करने के लिए कैसे, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्लोरीन का हम लोग यूज़ करते हैं, और ये जो क्लोरीन है यही जो है जो पानी जो पीने का पानी है उसमें से जो भी आपके बैक्टीरिया या रोगाणु मुक्त हैं उनको मारने के लिए, उनको साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब चिरंजक चूर्ण जो है वो शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया द्वारा बनता है। तो इसकी आप लोग रिएक्शन कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH OH ब्रैकेट 2 प्लस Cl2, तो इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने यहाँ पर याद रख लेनी है चिरंजक चूर्ण की। अब अगली बात करते हैं अपमार्जक की। तो अपमार्जक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वच्छ करने वाला। इसमें साबुन और अपमार्जक को लिया जाता है। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो, एक साबुन और अपमार्जक में जो अंतर है वो भी आपने कर लेना है, अपनी बुक में एक बार देख लेना है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इनके कंपाउंड करेंगे तो ये सारे कंपाउंड के साथ हम लोग इनमें डिफरेंस भी करेंगे।